आदिवासी, एसटी, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी और दलित जो कुछ हैं उन सबकी आवाज़ बनेगी भारतीय ट्राइबल पार्टी, और उनके जो अधिकार अभी तक बने हैं उनको धरातल पर क्रियान्वित करने का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं ओमकार चौधरी और आप हमारे साथ देख रहे हैं न्यूज़ राजस्थान 24। हमारे खास कार्यक्रम, एक खास मुलाकात के अंदर एक जो शख्सियत हैं आज हमारे साथ, बीटीपी जो है भारतीय ट्राइबल पार्टी, उनके युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। और नज़दीक विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान के अंदर होने वाला है, तो बीटीपी भी अपना आगाज कर चुकी है और इसको लेकर हम आज डॉक्टर देव विजय जी डामोर हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करेंगे चुनाव को लेकर। देव विजय जी, सबसे पहले हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जोहार, आभार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ राजस्थान 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, हम जो शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव की, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि दर्शक एक बार आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, आपका परिचय, जिनसे आपको जान सके कि आपका कहाँ जन्म हुआ है और क्या आपकी एजुकेशन रही है। मेरा नाम डॉक्टर देव विजय डामोर है। मेरा जन्म गांव बांसवारी में हुआ है। प्राइमरी स्कूल गांव बांसवारी से हुई है और सेकेंडरी स्कूल टिमरी स्कूल से हुई है। उसके बाद बाल विद्या मंदिर से हमने सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहाँ से कंप्लीट की है। उसके बाद नीट एक एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करके गवर्नमेंट सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की है। उसके बाद लगातार जो एक सामाजिक काम है उससे जुड़े हैं और काम कर रहे हैं लगातार। सर, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसी को लेकर अपन बात करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा, आप एजुकेशन लाइन से आते हैं और आपने एमबीबीएस भी कर रखा है। आप राजनीतिक शुरुआत आपकी कहाँ से हुई और राजनीति में आप कहाँ से आ गए? हमने शुरुआत कॉलेज के मुद्दों को लेके की थी 2018 में। शुरू से एनयूसी और एबीवीपी अपने कैंडिडेट उतारती है, तो हमने भी हमारे जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधारित पे बीपीवीएम 2018 में चावल में उतारी थी। उसमें हमारे कुछ मुद्दे थे। प्रोफेसर के जो रिक्त पद हैं, प्रिंसिपल का जो पद रिक्त था, विज्ञान वर्ग जो हम खुलवाना चाहते थे, और खेल मैदान, उससे रिलेटेड जो जितने भी मुद्दे थे हम स्टूडेंट के बीच में गए। उन मुद्दों को हमने रखा सब स्टूडेंट के सामने और हमको 2018 में अखिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के पैनल के रूप में हमको जीत मिली। और तब से हम लगातार तरीके से हमारे पास मुद्दे आते गए, हम अलग अलग जगहों से मुद्दे आते गए, हम लगातार उन मुद्दों को उठाते रहे। सर, विधानसभा चुनाव नज़दीक है 2023 का, और 2018 की जो बात करें तो भारतीय ट्राइबल पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर एंट्री हुई और 2 सीटों पे आपके 2 एमएलए जीते। और इन 5 सालों का दरमियान जो निकला, उसमें आपकी पार्टी के अंदर ऐसा क्या बिखराव आया जिससे अभी एक नई वाम पार्टी और तैयार हुई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पूरे संविधान और लोकतंत्र में, प्रजातांत्रिक प्रणाली में सभी को अधिकार है पार्टी बनाने का। कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है, पर हमारे जो मुद्दे हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी जिन मुद्दों को लेके राजस्थान में उतरी थी, वो मुद्दे हमारे स्पष्ट हैं। उन मुद्दों के आधार पे हम 2023 में विधानसभा चुनाव राजस्थान में बीटीपी उतरेगी, सभी विधानसभा क्षेत्र। और जो ट्राइब वाले 17 सीटें हैं उन पे हम स्ट्रॉन्गली बिल्कुल ही मजबूत हैं और हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं। उन पे हम जीतेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, यहाँ जो अभी बात करें तो बाप पार्टी की अभी स्थापना हुई है और उनका कहना यूँ है कि राजस्थान के अंदर बीटीपी जो थी वो पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुकी है और अब सिर्फ यहाँ बाप चलने वाली है, और वो भी 17 सीटों पर चुनाव इस बार लड़ने वाली है। और उनका जो कहना है कि इन बीटीपी से हम खुद भी टूट के वापस बाप के अंदर आए हैं और हम भी पहले बीटीपी के अंदर हुआ करते थे। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस बाप नहीं आने की वजह से आपको क्या समझते हैं और इससे आपको कितना नुकसान होगा बाप को? हम शुरू से ही एक ही बात कर रहे हैं कि भारतीय ट्राइबल पार्टी जिन मुद्दों को लेके शुरुआत हुई थी उन मुद्दों के साथ हैं हम।
और कोई भी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है वो पार्टी लाए और रजिस्ट्रेशन करवाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि इस लोकतांत्रिक प्रणाली में कि उनके मुद्दे हो सकते हैं, कोई भी मुद्दे हो सकते हैं, पर हमारे मुद्दे हैं जो 5वीं अनुसूची को लेकर मुद्दे हैं, वन अधिकार कानून को लेकर जो मुद्दा है, पैसा कानून को लेकर जो मुद्दा है, ग्राम सभा को जो मजबूत बनाने का जो मुद्दा है, वो हमारे स्पष्ट है। उन मुद्दों को लेकर हम सभी विधानसभा क्षेत्र की सीटों पर बीटीपी उतरेगी। अच्छा सर, अगर बात करें तो उन लोगों का कहना है कि गुजरात से बीटीपी यहाँ आई और उन लोगों की जो कंडीशन रही कि उनकी जो चुनाव प्रणाली जो बनी हुई है, तो उनका ये कहना है कि बीटीपी की हाई कमान जो है वो हमारा टिकट निर्धारित करने लगी, इस वजह से हम इससे टूट गए। क्या ऐसा वास्तविक ये प्रणाली सही है, या उनका कहना है कि हमारा जो कार्यकर्ता जो डिसाइड करेगा उन्हें हम टिकट देंगे, इस वजह से हम उनसे टूट के अलग हुए? उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक तरह का भ्रम फैलाया गया है। गुजरात में जो छोटू भाई महेश भाई वसावा हैं, उनका यहाँ पे जो कैंडिडेट को लेके है कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ का जो युवा और यहाँ की जो आम राय होगी, उस आम राय को हम शुरू से मानते आए हैं। उस आम राय को फॉलो करते हुए यहाँ से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट उतरेगा और जीतेगा। अच्छा सर, अगर बात करें तो जो बीटीपी है या बाप पार्टी, पहले बीटीपी हुआ करती थी, उनकी जो बात करें तो उनका यूँ कहना था कि भील प्रदेश उनका एक मूलभूत मुद्दा था। तो क्या आपको लगता है भील प्रदेश बनाना ही एक मकसद है या फिर और कोई मुद्दे रहेंगे? हमारा भील प्रदेश एक अलग राज्य की मांग है, वो शुरू से हमारी भी रही है। बीटीपी ने उठाई है इस मांग को। जो एक राजनीतिक नेतृत्व खड़ा किया छोटू भाई वसावा जी ने, वो एक भील प्रदेश की मांग, उन्होंने भी उस मुहिम को उसमें जोड़ा है। और हमारी ये मांग बहुत हमारे पूर्वजों की मांग है। भील प्रदेश अलग राज्य की मांग जो है वो हमारे इस मुख्य जो मांग है वो है कि जो कानून जो बने हुए हैं, जो अधिकार जो बने हुए हैं, वो उन धरातल पे क्रियान्वयन होने चाहिए। उनका फायदा गांव तक एक प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है। तो ये हमारी मांग है। भील प्रदेश राज्य की अलग मांग भी हमारी मांग है। अच्छा, उनसे अभी कोई मीडिया वाले जब स्थापना हुई था तब भी उनसे मिले थे, तो उनका कहना था कि भील प्रदेश बनाना हमारा उद्देश्य है और बीटीपी जो है वो बिलिस्तान वर्ड को यूज करती है, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ऐसे वर्डों को यूज करती है। उसको लेकर आप स्पष्ट करें, क्या कंडीशन? नहीं, ऐसा जैसे कि कोई अलग राज्य बनता है तो वो आम राय से तय होगा कि उसका नाम क्या रखा जाए, है ना। राजस्थान है, उसमें भी स्थान वर्ड जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। एक अलग मांग है जो हमारे जो अधिकार है, उनके कानून हैं जो बने हैं आदिवासियों के लिए, उनको धरातल पर क्रियान्वयन करना है, न कि ये इस तरह के ये भ्रामिकता फैलाना, ये सही नहीं है। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि इस सीट पे अभी अपन वर्तमान में आप झाड़ोल विधानसभा से भी हैं, तो अगर झाड़ोल की जो बात करें, यहाँ से भी आपकी पार्टी निश्चित ही चुनाव लड़ेगी, और अगर आप विजय रहते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता झाड़ोल क्षेत्र को लेकर क्या रहेगी, उस पर आपकी क्या राय? बिल्कुल, हम स्पष्ट करना चाहते हैं झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को हमारी तरफ से जोहार आभार। हमको मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके लिए इस विधानसभा क्षेत्र में जो एक आदिवासी, एसटी, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी और दलित जो पिछड़े हैं, उन सब की आवाज़ बनेगी भारतीय ट्राइबल पार्टी। और उनके जो अधिकार अभी तक बने हैं उनको धरातल पर क्रियान्वयन करने का काम करेगी। और जो आदिवासी को जो अधिकार है, जो मुख्य हमारी विचारधाराओं के जो अधिकार है, वो पैसा कानून, 5वीं अनुसूची और वन अधिकार कानून, उनको हम ग्राम सभा को मजबूत करके उसको धरातल पर क्रियान्वयन करने का काम करें। उसके अलावा हमारे चिकित्सा से रिलेटेड कई मुद्दे हैं कि हम झाड़ोल फ्लासे कोल्डा तीनों ब्लॉक में ट्रॉमा सेंटर की जो मांग है, उनको हम ट्रॉमा सेंटर खुलवाना चाहते हैं। और कई पीएससी हैं जिनको हम सीएससी में क्रमोन्नत चाहते हैं, वो देवला पीएससी हो, मांडवा हो, मामेर पीएससी हो, कोलियारी पीएससी हो, इनको हम सीएससी में, पीएससी में है जो सीएससी में क्रमोन्नत चाहते हैं। और डैया जो ऐसा इलाका है जहाँ के लोगों को चिकित्सा के रूप में मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, हम डैया
एरिया में CSC की मांग करते हैं और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि हमारी मुहिम चलेगी कि हम नशा मुक्ति अभियान भी हम चलाएंगे ताकि एक अवेयरनेस पैदा हो और कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोग बीमार ही नहीं हो। हम एक ग्राउंड लेवल से काम करना चाहते हैं और शिक्षा के रूप में हम चाहते हैं कि शिक्षक जो हैं उनको एडिशनल काम भी दिए जाते हैं, उनसे कामों से कार्यमुक्त किया जाए, इसके लिए हम मांग उठाएंगे। और गवर्नमेंट कॉलेज फ्लाशिया में खुले, ये हमारी मांग है। और जो कॉलेज खुली हुई हैं, कोटरा हो भले झाड़ोल हो, वहाँ पे हम उसको MM में करवाना चाहते हैं। और विज्ञान वर्ग विषय वो भी हमारी मांग है। और ऐसे कई जैसे कि रेजिडेंसी स्कूल एकलव्य झाड़ोल में खुली है, वैसे की वैसे हम मांडवा में चाहते हैं, कोटा मांडवा में चाहते हैं और फ्लाशिया में भी चाहते हैं। और जितने भी रिक्त पद हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, हम विधानसभा क्षेत्र के वासियों से वादा करते हैं जीतने के बाद 1 साल के भीतर हम उन सभी रिक्त पदों को भरवाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। और हमारे जो पूर्वज यहाँ से जन्मस्थली और कर्मस्थली भिंद्रणा पुंज की जो आदिवासियों के मसीहा हैं, उनके नाम से हम NH 58 झाड़ोल बाईपास चौराहे पे उनकी मूर्ति और उनके चौराहे का नामकरण चाहते हैं। कॉलेज का नामकरण जो है वो भी हम उस मुद्दे को भी हमने 2018 में उठाया था कि भाई यहाँ के हमारे लिए स्थानीय जो जिनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है तो उनके नाम से कुछ तो होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम मांग उठाएंगे। और रही बात किसानों की, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, हम 3 फेज बिजली चाहते हैं 10 घंटे, ये मांग हम उठाएंगे दिन, वो भी दिन में। और ऐसे जैसे कृषि मंडी है, झाड़ोल फ्लाशिया कोटा तीनों ब्लॉकों में कृषि मंडी चाहते हैं। और पुश्तैनी जो ज़मीन है, जो वहाँ से पीढ़ियाँ निकल गई, वो बिना नाम ज़मीन है, उनको पट्टे दिलवाने की मांग करेंगे हम। और इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में और झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई फर्जी सरकार ने FIR दर्ज की है, उनको भी हम उठाएंगे, उसके लिए भी। और अभी एक मुहिम चली है जिला बनाने की मांग, उसको भी हम समर्थन करती है भारतीय ट्राइबल पार्टी। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे हम लड़ेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे और उस आवाज़ को हम उठाएंगे। सर, आपने इतने सारे कार्य आपने बता दी कि अगर भारतीय ट्राइबल पार्टी झाड़ोल से विजय होती है तो ये काम आपकी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन यहाँ की जो जनरेशन है, युवा, पिछले 5 सालों का अपन देखें उठा के रिकॉर्ड, तो सबसे ज़्यादा युवा नशे की लत में जा रहे हैं। चोरी उच्चक्का लूट पाट के जो मामले आ रहे हैं उनमें आए दिन ऐसे मामले हो रहे हैं। उन युवाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, उनमें कैसे सुधार किया जाए कि वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े, उनको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? इसका हम जवाब आपको देना चाहते हैं कि किस तरीके से यदि हम जीतते हैं तो हम किस तरीके से इस को हम कवर करेंगे। उसका हमारा एक ही हम आपको एग्जांपल देना चाहते हैं कि कोई भी युवा, कोई भी एक व्यक्ति जब मीठी सुपारी खाता है तो वो धीरे 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 तंबाकू खाएगा, ये चांसेस होते हैं और लास्ट में उसको कैंसर। तो प्रशासन की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी युवाओं को एक, और प्रशासन, सरकार और प्रशासन मिलकर एक अवेयरनेस कैंप, जगह जगह पे अवेयरनेस कैंप बनाए। उस युवा को पता ही नहीं है कि मुझे ये करने से ये चीज़ें होगी, तो हम प्रत्येक पूरी विधानसभा क्षेत्र में अवेयरनेस कैंप लगा के उनको जागरूक करेंगे। और ये हम जिम्मेदारी हम खुद भी लेते हैं, ये हम काम करके दिखाएंगे। अच्छा, ऐसा भी आता है कि जब काकरी डूंगरी का एक प्रकरण आता है, उसमें भी यहाँ कई सारे युवा इस मामले में आ गए, जिससे मारपीट के मामले हो रहे, उसमें उनका मुकदमे भी हो गए बहुत सारों को लेकर। उसके लिए भी आपने प्रयास भी किए लेकिन अभी तक सोल्व नहीं हुए। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे जो उस प्रकरण में थे ही नहीं, वैसे लोग भी साथ गए, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार 17-18 दिन तक सोई है। जब आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, उनकी वाजिब मांग थी, प्रत्येक संगठन और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है वो अपनी मांगों को रखे। 1167 की जो सीटों की जो मांग थी वो एक वाजिब मांग थी, तो वो उनको लेके
उस आंदोलन एक कांक्रीट रूप पे कर रहे थे। पर सरकार और यहाँ के स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी बनती थी कि वास्तव में क्या समस्या है और उस समस्याओं का समाधान के लिए सरकार ने क्यों पैरवी नहीं की, या फिर स्थानीय नेताओं ने क्यों यहाँ से पैरवी क्यों नहीं की और उनको स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया। वो आंदोलन उग्र हुआ तो उसमें बीच में ऐसा कौन लोग घुस थे, और कई नाम ऐसे थे उस एफआईआर आंदोलन उसमें उग्र होने के बाद बताया गया कि कुछ लोग जो मरे हुए थे उनके भी एफआईआर में नाम थे। और कांग्रेस बीजेपी ने अपनी जो एक क्रांति 2018 से चल रही थी, उस क्रांति को रोकने के लिए कांगड़ी डुगरी को एक माध्यम बना के जो युवा एक हक अधिकार की लड़ाई को आवाज बना रहे थे, उनका लिस्ट बनाई कांग्रेस बीजेपी ने और उनके ऊपर एफआईआर कराई। इसका जवाब हम विधानसभा क्षेत्र में ये 2023 के चुनाव में जरूर मिलेगा। अच्छा, अगर बात करें यहाँ झाड़ोल विधानसभा की, तो झाड़ोल में अभी वर्तमान विधायक बाबूलाल जी खराड़ी, उनके कार्यकाल को आप किस दायरे से देखते हैं? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के लोगों की सुरक्षा करनी और उनकी आवाज़ को विधानसभा में उठाना। मैं आपको एक छोटी सी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि झाड़ोल फ्लास या कोटड़ा 3 ब्लॉक हैं और वो कोटड़ा ब्लॉक से आते हैं और कोटड़ा ब्लॉक में 23 गाँव चक सांडमारी और भुजा डैम के नाम से बजट सत्र में पास होता है और वो फिर आवाज़ उठाते हैं। क्या उनको पता ही नहीं था कि भाई यहाँ डैम बनने वाला है? तो उन्होंने उसको क्यों नहीं रोका? आप लोगों की सुरक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आवाज़ कैसे बनेंगे आप? आपको पता ही नहीं था कि डैम बनने वाला है, या फिर पता था तो आपने क्यों नहीं आदिवासी जो विस्थापित हो रहे थे, 20 गाँव विस्थापित हो रहे हैं, उनके दर्द को हम जान रहे हैं। और ये हमारा मुख्य मुद्दा भी रहेगा कि हम विधानसभा क्षेत्र 150 झाड़ोल में यहाँ से हम जीतते हैं तो कोटा डैम को हम रुकवाएंगे, क्योंकि वहाँ क्या हम ये जानना चाहते हैं, सरकार से हम एक सवाल करते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन ही है क्या डेवलपमेंट के लिए? जितने भी कोई भी डेवलपमेंट होता है, हम ये चाहते हैं कि आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ पे लोग विस्थापित नहीं होने चाहिए, उनको सुरक्षा मिले, पर अधिकतर डेवलपमेंट के नाम से आदिवासियों की जो जमीन हड़पी जा रही है उसके लिए हम आवाज उठाएं। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार का जो दावा कर रही है कि हमारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं वो इतनी प्रभावशाली है कि हम सरकार इस बार दोबारा से रिपीट करेंगे, तो उनके कामों को किस दायरे से देखते हैं और क्या लगता है आपको सरकार उनकी रिपीट होगी? प्रत्येक सरकार की नीतियाँ होती हैं और उनके काम तक पहुंचाने की कोशिश करती है, पर हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दे स्पष्ट हैं। 5वीं अनुसूची, वन अधिकार कानून, जब तक ये ग्राम सभा मजबूत नहीं होगी, पैसा कानून मजबूत नहीं होगा, तब तक उनकी कोई भी नीतियाँ और कोई भी योजना धरातल पर स्पष्ट रूप से नहीं पहुँचेगी। जो बिचौलिए और जिस तरह की ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें तभी होगी जब आप वास्तव में आदिवासियों का या फिर ट्राइबल एरिया का भला चाहते हैं। तो पैसा कानून को आप धरातल पे क्रियान्वयन कीजिए, 5वीं अनुसूची को लागू कीजिए, वन अधिकार कानून को लागू कीजिए। सर, अगर बात करें वर्तमान में, तो कांग्रेस और बीजेपी का विरोध भी करते हैं और उनकी योजनाओं से सबसे असंतुष्ट भी बताते हैं और अलग से समझते हैं, लेकिन 2018 में जो सरकार बनी कांग्रेस, और उसके बीच भी ऐसी परिस्थिति आई जिसमें कांग्रेस को एक पूर्ण बहुमत चाहिए था, उसमें बीटीपी के जो विधायक थे उन्होंने भी 2 बार उनको समर्थन किया। क्या लगता है आप कांग्रेस के समर्थन में जाएंगे बाद में? हमारा ये स्पष्ट है कि जो हमने समर्थन दिया था उसमें हमारे समर्थन के पीछे हमारे मुद्दे थे। उस मुद्दे को लेके हमने समर्थन दिया भी था और वापस ले भी लिया था। तो हमारे जो मुद्दे, 5वीं अनुसूची, हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जो ग्राम सभा की जो ताकत है वो प्रत्येक गांव-गांव तक नहीं पहुंचेगी।
उसके लिए हम समर्थन और लेने देने की जो बात है वो हम इन मुद्दों पे आधारित बात करें। तो क्या लगता है आपको इस बार अगर राजस्थान की बात है, क्योंकि आप प्रदेश के युवा प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, तो हम झाड़ुल की नहीं बात करके आपको राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान के अंदर 17 सीटें ट्राइबल क्षेत्र की आती हैं, तो उन पे आप किस तरह से चुनावी रणनीति बना रहे हैं, क्या रणनीति आगे रहेगी? हम पूरे विधानसभा क्षेत्र झाड़ोल के अलावा जो 17 रिजर्व सीट है उन पे हम स्पष्ट रूप से लड़ रहे हैं और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको हम उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ बन रहे हैं और जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दे पे आधारित 17 सीटों पे हम लड़ेंगे और ये स्पष्ट है कि हम जीतेंगे। अब इस बार क्या है, यहाँ हर बार जो कंडीशन रहती है झाड़ोल विधानसभा के अंदर की बात करें या अदर की भी बात करें, तो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ही सीधा मुकाबला होगा। फिर आपकी 2018 में बीटीपी आई, लेकिन इस बार आप भी चुनाव लड़ेगी, तो इस चुनौती को क्या मानते हैं? इससे आपके बीच ही आपस में वोट बढ़ जाएंगे, तो क्या मानते हो? हम स्पष्ट रूप से ये है कि हम जिस ताकत से 2018 में लड़े थे और उसी ताकत से हम 2023 में लड़ेंगे और कितनी भी पार्टियां नहीं आए या फिर जो 75 साल से जो बीजेपी कांग्रेस ने जिस तरीके से शेड्यूल एरिया में भले वो आदिवासी हो और एससी हो, माइनॉरिटी हो, पिछड़ा, उनके साथ जो एक तरह से अन्याय किया है उनको न्याय दिलाने के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेंगे और हम उनके मुद्दों को उठाएंगे। यहाँ जो कंडीशन है सर, अगर देखा जाए तो बीटीपी और या बाप हो, इसको यहाँ के जो लोग हैं वो देखते हैं कि आदिवासी समुदाय को बिलोंग करती है, तो इसमें आपको अगर चुनाव लड़ेंगे तो इसमें आदिवासी समुदाय के अलावा भी ओबीसी या जनरल के वोट भी यहाँ होते हैं, तो उनको लेकर आपका क्या सजेशन है? बिल्कुल, हम विधानसभा क्षेत्र में पूरी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक के लिए आवाज़ बनेंगे और उनकी जो मुद्दे प्रत्येक उन मुद्दों को हम उठाएंगे। हम कोई ऐसे सिर्फ किसी समुदाय को लेकर इस तरह का माहौल नहीं बनाएंगे। हम ये है कि हमारे पास कोई भी आता है या फिर हम व्यक्ति तक पहुंचते हैं, वो हमको कोई मुद्दा उठाता है, बताता है, और संवैधानिक जो एक लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ेंगे और हक अधिकार है जो उनके लिए वाजिब है उसको हम दिलाएंगे। अच्छा, अगर जो बात करें, यहाँ विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक है, होने भी वाला है, ये आपको लगता है, लेकिन यहाँ की जो कंडीशन है, आदिवासी समाज जो हैं उन पे सभी मुद्दे बनाते हैं अपने अपने उन क्षेत्र को लेकर, लेकिन यह एरिया इतना पिछड़ा हुआ है, और पिछली बार भी अगर बात करें तो एक कोटड़ा मिशन के नाम से भी कार्यक्रम चालू किया था, तो उस कार्यक्रम के अंदर चलने के बावजूद भी यहाँ की जो कंडीशन है कि वहाँ यातायात व्यवस्था दुरुस्त है। कोटड़ा के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ हम देखें तो बिजली अभी तक नहीं पहुँची, तो उन मुद्दों को लेकर आप क्या कहना चाहिए? हाँ, कुछ मुद्दे हमने पहले बताए हैं, अब उसमें कुछ मुद्दे जो डेवलपमेंट के नाम से हम चाहते हैं कि नालवा से लेके रैया तक स्टेट हाईवे की हम मांग करते हैं और कई जो गांव के जो रास्ते मुख्य सड़क हैं वो कच्चे रास्ते हैं, उनको हम डामरीकरण या सीसी रोड से जुड़वाने का पूरा प्रयास करेंगे और जो उप तहसील की जो मांग है हमारी, पहले वो मांडवा की हो और बांकुरा की हो, उन मुद्दों को भी हम उठाएंगे और ऐसे कई डेवलपमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कंप्लीट करने का प्रयास करें। जैसे कि हम कोरडा में देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से एक ढांचा के रूप में एक अपनी सीएससी तो खड़ी की है और वहाँ प्रॉपर आपने डॉक्टर नहीं दे रखे, वहाँ एक्सरे नहीं हो रही है, सोनोग्राफी नहीं हो रही है, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो हम डेवलपमेंट इस तरह का हम डेवलपमेंट चाहते हैं। शिक्षा के नाम से जैसे कि आपने स्कूल तो विद्यालय बना लिए, पर अब जब आप
शहरी स्कूल और जब ग्रामीण स्कूल की बात करें, तो आपने कोटला में हमने जब विज़िट किया, तो कई स्कूल ऐसे सीनियर स्कूल हैं जहाँ 5-5 के स्टाफ है, 4-4 के स्टाफ है। तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ़ सरकार है जो सिर्फ़ ढाँचा बनाने का काम नहीं कर रही, उसको एक कंप्लीट करने का। तो उनकी क्या वो आदिवासियों का डेवलपमेंट शिक्षा के रूप में नहीं चाहते हैं? तो ये भी हमारी माँग है कि जितने भी हम आपसे ये वादा करते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र के वासियों से ये वादा करते हैं कि जितने के 1 साल के लिए जितने भी ढांचे खड़े हैं, उनको एक प्रॉपर वे में उसको कंप्लीट करके, भले वो शिक्षकों की मांग है, भले वो डॉक्टर्स की मांग हो, और कई डिपार्टमेंट में जहाँ कर्मचारियों की मांग है, उसको हम साल भर के भीतर पूरा करेंगे। और कई जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करेंगे। यहाँ इस बार अपन देखें तो कांग्रेस से भी कई दावेदार मैदान में उतरने वाले, बीजेपी से कई मैदान में उतरने वाले, उनके बीच आपकी अभी चुनावी रणनीति किस प्रकार चल रही है, क्या तैयारी है उसको लेकर के? हमारी रणनीति ये है कि हम जो बेसिक समाधान, जो मूल समाधान है, उस मूल समाधान पे हम जाना चाह रहे हैं। और मूल समाधान को हम समझाएंगे कि भाई प्रत्येक अ, क्षेत्रवासियों को, प्रत्येक गांव के व्यक्ति को ये समझाएंगे कि इस समस्या का समाधान किस तरह से 70-75 साल से सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ने गुमराह करने का काम किया है, हम उसको जमीनी स्तर से उस समस्या का समाधान चाहते हैं। भले वो राजनीतिक अवेयरनेस हो, और जन जागरण हो, वो सामाजिक जन जागरण हो, या हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड जन जागरण है, उसको हम पहुंचाएंगे। तो उसको हम पहुंचाएंगे तो वो हम हमारे पर भरोसा करेंगे, क्योंकि हम उसको उनका बेसिक सॉल्यूशन जो है, मूल जो समाधान है, उस पर जाएंगे। अब जो आदिवासियों की ज़मीन है, जल जंगल ज़मीन की जो बात कर रहे हैं, उसका बचाव का एक ही तरीका है, 5वीं अनुसूची को लागू करें, पेशा कानून को लागू करें, वन अधिकार कानून को लागू करें। ये काम कांग्रेस बीजेपी न तो कभी ने मुद्दे उठाए हैं और न कभी उठाएगी, क्योंकि उनको बेसिक जो मूल समाधान है वो नहीं करना है, सिर्फ इस तरह की हवाबाजी करना है। और अब जो विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई मुद्दे हैं जो हम उनको ग्राम पंचायत वाइज, फले वाइज, उन मुद्दों को भी हम लेंगे और उन मुद्दों को भी उठाएंगे। क्या 2018 की तरह बात करें तो 2023 में भी आप कांग्रेस को समर्थन देंगे या क्या रहने वाला है? हम समर्थन और लेने देने की जो बात है, वो सिर्फ हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे ही होगी। और हमारे जो जो आदिवासियों का एक बचाव है, एक वो है 5वीं अनुसूची, पैसा कानून और वन अधिकार कानून। इन मुद्दों पे आधार भी बात होगी, जो भी बात होगी। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर एक कोई ये प्रदेश के आप प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, यहाँ की विधानसभा के लोगों को और प्रदेश के लोगों को अगर कोई संदेश देना चाहें तो आप क्या कहेंगे? हम 2018 से लगातार आपके मुद्दे हम उठा रहे हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों की। और हमारे पास कई मुद्दे आ रहे हैं, ऐसे मुद्दे भी आ रहे हैं जहाँ स्कूल पढ़ने जा रहे हैं बच्चे और बारिश हो रही है, तो पुल के नाम से जो एक तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। और जब स्कूल जाने के लिए बच्चों को पुल पे पानी जा रहा है, ये इस तरह के समाधान भी आप कांग्रेस बीजेपी नहीं करवा पा रही है, तो आप किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं? तो पूरे विधानसभा क्षेत्रवासियों को हम एक उम्मीद, उनके लिए एक उम्मीद बनना चाहते हैं। और आपके प्रत्येक जो मुद्दे हैं उनको हम उठाएंगे, उनका समस्या का समाधान करेंगे, और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के वासियों के बीच हम पहुँचेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर देव विजय डामोर, जो बीटीपी से युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और झाड़ुल के प्रबल बीटीपी के दावेदार हैं। तो इनसे हमने मुलाकात की
और इस विधानसभा को लेकर और प्रदेश की जो जिन सीटों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं उन सीटों को लेकर हमने बात की कि उनका मूलभूत जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या मोटो लेके ये चुनाव लड़ने वाले हैं और किस प्रकार से इनकी आगे की रणनीति है। तो ये थे हमारे साथ देव विजय डामोर। हमारे इसी प्रकार के अगले कार्यक्रम को आप निरंतर हम विधानसभा का कवर कर रहे हैं और भी यहाँ से अपनी दावेदारी कर रहे प्रत्याशियों से भी मुलाकात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद देव विजय जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को जोहार आभार। न्यूज़ राजस्थान 24 को जोहार आभार। आपके भी कोई मुद्दे होंगे तो हम जरूर उठाएंगे।